ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से। बायोलॉजी एनसीईआरटी के हर एक लाइन को यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का, आनुवांशिकी वंशागति का आधार है, ये बात सही है या गलत है? एनसीईआरटी का लाइन है, सही है, लेकिन यहीं पर तो गुगली हो गया, धोखा खा गए ना भाई। वंशागति आनुवांशिकता का आधार नहीं है भैया, गलत है बात है ये। वंशागति आनुवांशिकता का आधार नहीं है, तो आनुवांशिकता का आधार क्या है? वंशागति आनुवांशिकता का आधार है। ये लाइन ऐसे रहेगा, वंशागति आनुवांशिकता का आधार है, ऐसे ही लाइन होगा। ठीक, तो यही तो है, गूगली यहीं पे करना है। गैस क्या मतलब, फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य डैश ईसा पूर्व से जानता था कि विभिन्नता के कारण में से एक डैश प्रजनन में छिपा हुआ था। तो हमारे जैसे मनुष्य कब से जानने लगा कि, फिर समझाने लगे हम यार। क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ। कब से जानने लगा, मतलब कितने ईसा पूर्व से जाना कि ये जो हमारे मनुष्य है विभिन्नता के कारण प्रजनन हो रहा है? 400 करोड़। विकास वाला चैप्टर से डाटा उठा लिया भाई। एक 8,000 से, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 8,000 से 1,000, हिंदी के एनसीईआरटी में गलत है भाई, ध्यान से सुनो। 8,000 से 1,000 ईसा पूर्व से जानता था कि विभिन्नता के कारण में से एक लैंगिक प्रजनन में छिपा हुआ है। किस प्रजनन में छिपा हुआ है? लैंगिक प्रजनन में। है नहीं एनसीईआरटी में लाइन? ठीक। साहिवाल गाय डैश राज्य की है और डैश के माध्यम से चुनी जाती है। तो साहिवाल गाय किस राज्य की थी? पंजाब राज्य की थी। तो साहिवाल गाय पंजाब राज्य की है और कृत्रिम चयन के माध्यम से चुनी जाती है। तो साहिवाल गाय पंजाब राज्य की है और कृत्रिम चयन के माध्यम से चुना जाता है। ठीक, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेगर मेंडल ने डैश वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, किस चीज पर, कब से कब तक प्रयोग किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में आया हुआ 2028 में, कि ग्रेगर मेंडल ने 7 वर्ष के लिए उद्यान मटर पर वर्ष 1856 से 63 तक प्रयोग किया। चलिए, तद्रुप प्रजनन सम वंशक्रम क्या है? तद्रुप प्रजनन सम वंशक्रम क्या है? परिभाषा इसका बताना है। क्या है तद्रुप प्रजनन? जो निरंतर स्वपरागन से प्राप्त होता है ऐसा वंशक्रम, जो निरंतर स्वपरागन से प्राप्त होता है तथा अस्थायी विशेषता दर्शाता है, उसको तद्रुप प्रजनन सम वंशक्रम कहा जाता है। ध्यान से सुनो कि जो निरंतर स्वपरागन से प्राप्त होता है, निरंतर स्वपरागन से प्राप्त होता है तथा क्या बोले, अस्थायी विशेषता दर्शाता है, अस्थायी विशेषता दर्शाता है। ठीक, समझ में आया? तद्रुप प्रजनन सम, इसे समझाने की बात नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन करना है हम लोग को। ठीक, मेंडल ने मटर की डैश तद्रुप प्रजनन मटर की किस्में को चयनित किया। मेंडल ने कितने मटर के तद्रुप प्रजनन सम वंशक्रम लिया था? 7 गो जोड़ा था, तो तद्रुप में क्या गो हो जाएगा? 14 गो। तो मेंडल ने 14 गो मटर की तद्रुप प्रजनन सम किस्म को तैयार किया था। ठीक, फली के आकार का विपरीत लक्षण क्या होगा? फली मतलब क्या था? मटर के बाहरी जो आकार था फली, तो या तो वो सिकरा होगा या तो फूला होगा। क्या होगा इसका उत्तर? फली का आकार विपरीत लक्षण क्या होगा? सिकरा होगा या तो फूला होगा। ठीक, प्रभावी फली का रंग पीला है या हरा होता है? प्रभावी फली का रंग कैसा होता है? हरा होता है यार। फली मतलब उसके ऊपर का आवरण जो प्रभावी रहेगा वो हरा रहेगा या पीला रहेगा? हरा रहेगा अंडे। मेंडल ने द्वारा लिए गए मटर सभी 7 लक्षण और उसके विपरीत विशेषक के नाम बताइए। तो जो मेंडल ने 7 गो लक्षण लिया था और उसके विपरीत विशेषक का भी नाम बताना है। क्या हो जाएगा? 7 गो लक्षण मेंडल द्वारा लिया गया, तने की ऊंचाई, बीज का रंग, बीज का आकार और फली का आकार, फली का रंग और पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग। 7 गो हो गया ना? ठीक, अगर इसके विपरीत प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को देखेंगे, चलो देख लेते हैं। टाइम लग जाएगा लेकिन। तने की ऊंचाई, दूसर कलर का एगो पेन देना, बीज का रंग,
बीज का आकार, फली का रंग, फली का आकार और फूल की स्थिति। एनसीईआरटी में जो टेबल बना के दिया गया है वही पूछा है यहाँ पर। फली की, फूल की स्थिति, फूल का रंग। अब इसका प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को अगर देखें, प्रभावी और अप्रभावी, तो तने की ऊंचाई कैसा हो जाएगा, लंबा, और अप्रभावी में बौना। बीज का रंग में पीला और हरा। देखो, बीज का रंग में प्रभावी होता है पीला और अप्रभावी होता है हरा। बीज का आकार में गोल और झुर्रीदार। बहुत अच्छा, समझ में आया। फली का रंग कैसा था, हरा प्रभावी था और पीला अप्रभावी था। फली का आकार कैसा था, सिकुड़ा हुआ या फूला हुआ। प्रभावी में फूला हुआ और अप्रभावी में सिकुड़ा हुआ। फूल की स्थिति में कहाँ था, अक्षीय या और अंतीय, या तो अक्ष पे रहेगा या तो अंतीय, मतलब कि पूरा अंत पे रहेगा। फूल का रंग कैसा था, बैगनी और सफ़ेद, बैगनी और सफ़ेद। तो ये रहा हम लोग का 7 लक्षण और 14 तद्रुप प्रजनन सम वंशक्रम। तद्रुप प्रजनन सम वंशक्रम का क्या मतलब बताए, कि कोई भी लक्षण जो कि निरंतर स्वपरागन से प्राप्त होता था उसको हम बोले तद्रुप प्रजनन सम वंशक्रम, जो कि अस्थाई विशेषता दर्शाता था। ठीक, समझ में आया। आइए, मेंडल ने मटर की 14, अरे ये सब हो गया, यहाँ थे ना, खत्म हो गया, ये समझ में आया। डैश वंशागति की इकाई है, क्या वंशागति का इकाई है, जीन वंशागति की इकाई है। तो यूनिट क्या है, इनहेरिटेंस का, जीन है ना। ठीक, जिसको मेंडल ने कारक भी कहा था। मेंडल ने अध्ययन किए गए सभी लक्षण जोड़े के लिए समान व्यवहार देखा। बिल्कुल सही बात है ना। मेंडल ने जितने भी, चाहे 7 लक्षण पे अध्ययन करेगा, F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी निकालेगा, तो सब पे तो समान व्यवहार पता चलेगा ना। समझ में आया नहीं बात। पुनेट स्क्वायर जर्मन या ब्रिटिश आनुवंशिकीविद डैश द्वारा विकसित किया गया। जो पुनेट स्क्वायर हमको दिया गया था, ये वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसको हम बोलते थे पुनेट स्क्वायर। तो इस पुनेट स्क्वायर को किसने प्रदर्शित किया था, तो एक वैज्ञानिक था ब्रिटिश का जिसका नाम था आरसी पुनेट। ठीक, समझ में आया। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि मेरे भाई, पुनेट स्क्वायर जर्मन का वैज्ञानिक था या ब्रिटिश का वैज्ञानिक था, और आनुवंशिकीविद तो था ही, और किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ब्रिटिश आनुवंशिकीविद आरसी पुनेट द्वारा विकसित किया गया था। परीक्षार्थ संकरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परीक्षार्थ संकरण क्या है, कि फिनोटाइप दर्शाने वाले जीवों के फिनोटाइप मतलब देखो, फिनोटाइप मतलब होता है जो लक्षण हमको बाहर से दिख जाता है। तो जो लक्षण हमको पेड़ पौधा में बाहर से दिख जा रहा है, उस लक्षण को अगर हम पता करें कि इसके अंदर का लक्षण क्या है, अंदर का लक्षण इट मीन्स कि उसका कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग जीनोटाइप निकालेंगे। उसी को परीक्षार्थ संकरण बोलते थे ना, कि फिनोटाइप दर्शाने वाले जीवों के जीनोटाइप ज्ञात करना परीक्षार्थ संकरण कहलाता था। यही बात यहाँ आंसर इसका हो जाएगा, क्या, फिनोटाइप ज्ञात करने वाले जीवों, दर्शाने वाले जीवों के जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए परीक्षार्थ संकरण करते थे। ठीक, मेंडल ने जीन को कारक कहा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात बताइए। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये वाला क्रॉस कराया था, इसमें कौन सी पूछ रहा है, फिनोटाइप और
जीनोटाइप। बताओ फिनोटाइप क्या होगा? 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। ठीक। मोनो डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात बताइए। डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात क्या हो जाएगा? 9:3:3:1। ठीक, समझ में आया? डायहाइब्रिड क्रॉस में उत्पादित जीनोटाइप की संख्या पूछ रहा है, याद रखो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या क्या हो जाएगा? 9 संख्या हो जाएगा। कैसे? कहे कि डायहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप होता है वो कितना होता है? डायहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप होता है वो कितना होता है? 1:2:1:4:2:1:1:2:1:1। अब इसको गिनो, 3 3 6 3 9, तो कुल संख्या जीनोटाइप का कितना हो गया? 9। तो क्वेश्चन को पढ़ेगा ध्यान से तब समझ में आता है। अब समझ में आया क्या हम बोले थे? क्या क्वेश्चन क्या बोला था? डायहाइब्रिड क्रॉस में उत्पादित जीनोटाइप की संख्या पूछ रहा है, जीनोटाइप नहीं पूछ रहा है। संख्या क्या है? 9 है। डायहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात बताइए। डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात अब पूछ रहा है, अब इसको हम लिखना है। ठीक, तो डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात ये होगा 1:2:1:1:2:2:4:2:1:1:2:1। समझ में आया? ठीक। अब कहता है कि डैश जीनोटाइप, मतलब ई जीनोटाइप वाला पौधा स्वपरागित होने पर कितने प्रकार के जीनोटाइप उत्पन्न करता है? तो अगर इसमें देखेंगे तो देखो ई क्या को निकालेगा? 3 3 6 3 9, तो ई क्या हो जाएगा? इसका जीनोटाइप निकालेंगे तो क्या करता है? इसको एक बार स्वपरागित कराएंगे, इसको इसी से गुना करेंगे तो हमको निकलेगा 9 गो। कैसे? 3 गो बी का निकलेगा, 3 गो डी का निकलेगा। ये दोनों समान है तो हो जाएगा क्या गो? 3 3 9। ठीक, समझ में आया? ये इस दोनों मतलब ई वाला का ये पढ़ेंगे टाइम लग जाएगा कि स्वपरागन होने पर कितने प्रकार के फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं। इसका स्वपरागन अगर हम कराएंगे तो कितने प्रकार का फिनोटाइप प्राप्त होगा? तो 1 2 3 4, 4 प्रकार का फिनोटाइप प्राप्त। यहाँ जीनोटाइप पूछ रहा था इसलिए हम गुना किए, यहाँ फिनोटाइप पूछ रहा है तो सीधा देख के पता चल जाएगा फिनोटाइप क्या हो रहा है। समझ में आया? तो फिनोटाइप इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक। एथनो जीनोटाइप वाले पौधे में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? युग्मक यहाँ पूछ रहा है, ध्यान से देखना। युग्मक हो जाएगा 1 2 3 4 दूनी 8। क्या हो जाएगा? 8 गो हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 8। देखो ये कैसे निकाले, समझ में आया? जो अशुद्ध लक्षण है उसको पता करेंगे, उससे n गुना कर देंगे। जो सूत्र हम बताए थे लॉन्ग लेक्चर में, लॉन्ग क्लास में, कि अगर इसका जीनोटाइप निकालना, युग्मक प्राप्त करना है इस जीनोटाइप का, तो इसमें देखेंगे कि विषम युग्मजी कितना है। तो 1 2 3 गो विषम युग्मजी है, 2 के घात 3 करो तो कितना निकलता है? 8 निकलता है। ठीक, तो इसलिए इसका उत्तर 8 हो जाएगा। एतना और एतना होने पर कितने प्रकार का फिनोटाइप प्राप्त होगा? तो एक ए और ए, तो 2 गो इसका हो जाएगा, बी और बी और बड़की बी हो जाएगा कराने पर, और छोटकी बी, मतलब 4 गो निकलेगा। ठीक, समझ में आया? जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है? जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है। जैसे हम आपको बताए थे कि केंद्रक के अंदर 23 गो कौन चीज होता है? गुणसूत्र रहता है। 23 जोड़ा कौन चीज रहता है? गुणसूत्र रहता है। ऐसा वाला क्या रहता है? 23 जोड़ा होता है। तो एक जैसे ई पूरा क्या है? एगो गुणसूत्र है, ई 2 गो नहीं है, ई एगो गुणसूत्र है। इसी का एगो रूप ई है, इसी का एगो रूप ई है। तो इसका वैकल्पिक रूप ये होगा, इसलिए इसको कहा जाएगा युग्म विकल्पी। जीन का वैकल्पिक रूप को युग्म विकल्पी कहा जाता है। मेंडल द्वारा दिए गए 3 नियम का नाम लिखिए। पूछ नहीं रहा है नियम, सिर्फ नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा? प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम, स्वतंत्र अभियोजन का नियम। ठीक। कारक जोड़े में होता है मेंडल के दूसरे नियम का कथन है? गलत बात है भैया, दूसरे नियम का नियम नहीं है, ये पहला नियम का है। कारक जोड़े में होता है, किस नियम में मेंडल ने कहा था? पहला नियम, दूसरा नियम कि तीसरा नियम में? तो पहला नियम में पहली बात ही बोला था कि कारक जोड़े में होता है। अलील्स कोई सम्मिश्रण नहीं दर्शाते हैं। दूसरा नियम का सीधा बात दिखा दिया है कि अलील्स जो होगा, ये जो युग्म विकल्पी को अंग्रेजी में अलील बोले, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये जो अलील होगा ये कैसा होगा? सम्मिश्रण नहीं दर्शाते हैं
ये दूसरा नियम का एक कथन है, ठीक, सही बात है। ये कथन है किस चीज का? दूसरा नियम का, मेंडल के। अप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता किसमें देखा जाता है? श्वान पुष्प में। किसमें देखा जाता है? श्वान पुष्प में। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिखाया है। डायग्राम 1 में दिखाया गया पौधे के अपूर्ण प्रभाविता नजर आ रहा है, पौधे की पहचान करें। डायग्राम 1 आगे दिया गया है, वहां बता देंगे। श्वान पुष्प के फूल के 2 अन्य नाम क्या है? श्वान पुष्प का 2 और नाम है, बताए थे क्लास में। एगो होता है स्नैप ड्रैगन और एंटीरेनम। समझ में आया? श्वान पुष्प या डॉग फ्लावर का 2 और नाम है, स्नैपड्रैगन या फिर एंटीरेनम। द्विगुणित जीवों में युग्म विकल्पी युग्म मौजूद होता है, बिल्कुल। जो द्विगुणित जीव होगा उसमें युग्म विकल्पी युग्म मौजूद रहेगा ना, एगो युग्म इसका एगो युग्म उसका, तो इसीलिए कहा गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। लेट्स नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विशेषता केवल असंशोधित एलील के कामकाज पर निर्भर करता है, सही बात है या गलत बात है? देखो ध्यान से सुनो, विशेषता केवल असंशोधित एलील, जो एलील संशोधित नहीं हुआ है उस एलील के कामकाज पर निर्भर करता है, सही बात है। क्यों? क्योंकि असंशोधित एलील का मतलब जो एलील में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो वही एलील ना अगला लक्षण में कोई विशेषता दर्शाएगा, ट्रेड दर्शाएगा। तो ये बात क्या है? सही है। संशोधित एलील आमतौर पर प्रभावी एलील होता है। जो संशोधित एलील है वो प्रभावी एलील होता है, नहीं अप्रभावी एलील होता है। तो यही कह भी रहा है, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। डैश के मामले में F1 पीढ़ी माता पिता दोनों से मिलती जुलती है, मतलब प्रभाविता का नियम का अपवाद कर रहा है यहाँ, कि अगर या नहीं तो माता का लक्षण आएगा ना पिता का लक्षण आएगा, अगर दोनों का लक्षण आ गया तो क्या होगा? उसका उत्तर सहप्रभाविता। मेंडल के पहला नियम का अपवाद यही था ना, कि सहप्रभाविता अगर कोई दर्शा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कि दोनों लक्षण उसमें आ रहा है। तो यही कह भी रहा है कि किस मामले में F1 पीढ़ी में माता और पिता दोनों से लक्षण मिलता जुलता है, तो किस मामले में? सहप्रभाविता के मामले में। सहप्रभाविता का उदाहरण पूछ रहा है, तो मानव का रक्त, मानव रक्त क्या है? सहप्रभाविता है, क्योंकि उसमें अगर किसी के माता पिता में ए है और पिता में बी है, तो उसके पुत्र में अगर ए बी ओ आ गया तो उसको हम बोले थे क्या? सहप्रभाविता। तो सहप्रभाविता का उदाहरण हो गया। एक से अधिक एलील केवल तभी मिल सकते हैं जब जनसंख्या अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत अध्ययन नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर एक से अधिक एलील आपको प्राप्त करना है, अगर ए बी ओ रक्त समूह हमको जानना है, तो एक व्यक्ति का अध्ययन करने से मिल जाएगा कि? उसके लिए जनसंख्या अध्ययन करना पड़ेगा, मतलब पॉपुलेशन जितना जीव आसपास है सबका देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी में तो ए रहेगा, किसी में बी रहेगा, किसी में ओ रहेगा। जनसंख्या का अध्ययन करेंगे तो तीनों पता चल जाएगा, ठीक। मानव रक्त समूह के फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या क्या है? तो मानव के रक्त समूह का फिनोटाइप और जीनोटाइप संख्या क्या होता है? मानव रक्त समूह का फिनोटाइप होता है 4 और जीनोटाइप होता है 6। एक एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। एक एकल जीन एक से अधिक उत्पाद बना सकता है, कि एगो अपवाद था। क्या था अपवाद? कि अगर एक जीन रहेगा और एक लक्षण से ज़्यादा लक्षण को कंट्रोल करते रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यही है। तो इसका मतलब सही हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक। प्रभाविता एक जीन की एक स्वायत्त विशेषता है। प्रभाविता एक जीन की एक स्वायत्त विशेषता है। सही बात है। चलो आंसर देखते हैं इसका। 38 गलत बात है यार, तो हमको डाउट हो गया। प्रभाविता एक जीन की एक स्वायत्त विशेषता है, मतलब कि प्रभाविता से ये प्रॉपर्टी तय हो जाता है, नहीं होता है। स्वायत्त मतलब होता है प्रॉपर्टी, उसका गुणधर्म तय हो जाता है, तो नहीं हो सकता है। एक जीन से प्रभाविता तय थोड़ी होगा, दोनों जीन से प्रभाविता तय होगा ना, कि अगला पीढ़ी में कौन जीन कौन प्रॉपर्टी जाना है। तो यही बात, ये तो गलत बात हो गया। 2 जीन रहता तो सही हो जाता ना। मटर की तुलना जब आकार से की जाती है तो पूर्ण या अपूर्ण क्या होगा? प्रभाविता दिखाते हैं, लेकिन जब लंबाई से
तुलना की जाती है तो अकार्यकी लक्षण पूर्ण होगा या अपूर्ण प्रभाविता दिखाएगा? बताओ इसका उत्तर। मटर के आकार का जब लक्षण करते हैं तो क्या होता है? पूर्ण प्रभाविता दिखाता है। लेकिन जब उसके आकार की लंबाई के लक्षण को गुण करते हैं तो वहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता दिखा जाता है। अच्छा, वहाँ पे पूछ रहा था कि एगो डायग्राम दिया था पीछे कि एनसीईआरटी की इस डायग्राम का क्या नाम है, तो क्या नाम है इसका? इसी का नाम है एंटीरेनम या फिर स्नैपड्रैगन या स्वान पुष्प, जो कि अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। एनसीईआरटी में बहुत लाल लाल करके चित्र दिया है, एकदम लालम लाल। मजा आ गया। चलो, समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है? कहता था कि दो अलग अलग अगर कोई लक्षण है तो अगला पीढ़ी में जाने के लिए टांग नहीं अड़ाएगा, मतलब कि अगला पीढ़ी में दोनों स्वतंत्र रूप से लक्षण आपस में जाएगा, जो जिसका जो काम है वो जाएगा। समझ में आया? कि वे आज़ाद होकर जाते हैं एक दूसरे अगले पीढ़ी में, वो बंधे नहीं रहते हैं। बंधे कब रहता है? जब सहलग्नता होगा। इसका अपवाद क्या था तेसर नियम का? सहलग्नता। ठीक, जब एक साथ एक ही गुणसूत्र पर दोनों अगर रह गया जीन तब जाके सहलग्नता होगा। अच्छा, अगला बात यही दिया गया है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम उन जीन के लिए अच्छा नहीं है जो समान गुणसूत्र पर निकट में स्थित होते हैं। तो सही बात है कि उस जीन के लिए सही नहीं है जो समान गुणसूत्र पर निकट स्थित है। समझ में आ रहा है? अबे समझना नहीं है, आंसर बताना है, वो तो हम बता रहे हैं। निकट स्थित जीन स्वतंत्र रूप से मिश्रित होते हैं, गलत बात है, नहीं होता है मिश्रित। तो कथन सही हो गया, कारण गलत हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन है, मेंडल ने वर्ष कितनों में वंशागति पर अपना काम प्रकाशित किया था? अभी से पहले जो क्वेश्चन आया था वो क्या था कि कितनों से कितनों तक प्रयोग किया। अब कह रहा है कि प्रकाशित कितने में किया, तो 1865 में अपना काम प्रकाशित किया है। डैश वर्ष में 3 वैज्ञानिक ने नाम बताए जिन्होंने मेंडल के सिद्धांत की फिर से खोज किया। कौन सा वैज्ञानिक था 3 गो जो कि बात बताया और कब बताया? मेंडल के खोज सिद्धांत का फिर से खोज किया। तो 1900 ईस्वी में 3 गो वैज्ञानिक आया, डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस और शेरमाक ने। तीनों ने बताया कि मेंडल, जो तीनों ने वही चीज़ खोजा जो कि मेंडल ने खोजा था। तो बेचारा बहुत ईमानदार था, तुम्हारे जैसा रहता था। हम किए हैं भैया, तुम चट्टा मेंढल वाक। समझ में आया? तो डकैती नहीं करना है, जैसे यहाँ सब डकैती नहीं किया, ईमानदारी दिखाया। तो अगला क्वेश्चन है, डैश वर्ष में डैश और डैश से वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। किस वर्ष में किसने और किसने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया? तो 1902 ईस्वी में सटन और बोवेरी ने, वाल्टर सटन और बोवेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। अच्छा, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या कहता था? कि गुणसूत्र का गुण जीन के समान होता है। एक जीन युग्म के 2 युग्म विकल्पी समजातीय गुणसूत्र पर समजातीय स्थल पर स्थित होता है। हाँ, युग्म विकल्पी का यही परिभाषा ही था कि एक जीन का जो युग्म रहेगा वो दूसरे युग्म पर भी उपस्थित रहेगा, तो समजातीय स्थल पर सेम जात के उसी स्थल पर रहेगा। हाँ, यही तो बात था। स्वतंत्र जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। इस कथन का उपयोग गुणसूत्र या जीन किस में, ये दोनों में से कोनो एगो चूज करना है, गुणसूत्र या जीन किस में के लिए नहीं किया जा सकता है। किस चीज़ के लिए नहीं किया जा सकता है? तो अगर स्वतंत्र जोड़ा, मतलब कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का पालन करेगा तो कौन चीज एक साथ नहीं रहना चाहिए? कौन चीज? गुणसूत्र या जीन को एक साथ नहीं रहना चाहिए, क्या अगला पीढ़ी में तो जीन जाएगा, गुणसूत्र तो रहेगा। ठीक, तो यही होगा, स्वतंत्र जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। इस कथन का उपयोग जीन के लिए नहीं किया जा सकता है। वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसके द्वारा किया गया? बताओ आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, मॉर्गन ने किया था। टीएच मॉर्गन जिसका पूरा नाम था ना, थॉमस हंट मॉर्गन पूरा नाम था। तो वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया? मॉर्गन ने। लेकिन सिद्धांत दिया कौन था? वाल्टर और सटन ने, अब सटन और बोवेरी ने। ठीक, समझ में आया? बस समझना नहीं है भाई। मॉर्गन किस जानवर पर काम किया था? जानवर मतलब किस पर किया था? कीड़ा था यार, चूहा पे चल गया तुम अगला चैप्टर में भाई। मॉर्गन ने किया था ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको हिंदी में फलमक्खी भी कहते थे ना। मॉर्गन ने किस पर किया था?
हाँ यार, हम लोग भी जानवर ही हैं। जितने भी जीव जंतु हैं सब क्या है, जानवर है। अब जानवर का मतलब तुमको सिर्फ वो समझ में आता है जो जंगल में रहता है। चार को करो भैया, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं यार, कहाँ अभी तक थ्योरी वाला क्लास में बताए थे डिटेल में। जानवर के हैं या जंतु के हैं बात, तो उस कौन सा जंतु पे क्या था बताओ। देख लो, आसान आसान। अभी हम बताए ना उसका अंग्रेजी नाम, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक। मॉर्गन ने फलमक्खी क्यों चुना और कारण बताइए। 5 गो कारण बताना है, फलमक्खी ही क्यों चुना, 5 गो तो हम लोग बताना है यार साला। किया कि उसका सप्ताह ही वो 2 सप्ताह में अपना जीवन काल पूर्ण कर लेता था। ठीक। और हाँ, अब प्रजनन जिंदा हो के प्रजनन करके मर भी जा रहे 2 सप्ताह के अंदर। अब कितने डिटेल में पढ़े नहीं रही सर। ठीक। और दोसर कारण कि लैंगिक द्विरूपता दर्शावे रही है, मतलब कि एकर मादा के साइज बड़ा रहे और नर के साइज छोटा रहे। और एकरा मतलब कि साधारण सा संकरण माध्यम में उगायल जा सके रहे। ठीक। और एगो लक्षण कि साधारण सूक्ष्मदर्शी से स्पष्ट रूप से देखल जा सके छै। और एगो लक्षण करिए तो ई संतति अधिक मात्रा में उत्पन्न करे छै। ठीक, समझ में आयल। एनसीईआरटी पर भी मस्त मजा आ जेतो ये आंसर पढ़ के। हाँ समझ। मॉर्गन ने पीले शरीर वाले मादा को भूरे रंग के पुरुष के साथ संकरित किया। अब देखो बहुत ही 2-3 गो क्वेश्चन है, मस्त है, ये सब क्वेश्चन बेजोड़ है। मतलब कि एनसीईआरटी का जो एगो पेज में जो चित्र ऐसे ऐसे करके दिया गया है, दिमाग खराब हो जाता है जिसको पढ़ने में। एकदम आसान करके यहाँ से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो। कहता है कि पीले शरीर, मॉर्गन का जो किया था, पीले शरीर मादा को भूरे रंग के शरीर के साथ संकरित किया। बिल्कुल सही बात है। जो एगो पीला मादा का शरीर लिया और भूरे पुरुष का शरीर लिया और उस दोनों के बीच क्या कराया, संकरण कराया। तो बात सही है। ठीक। मॉर्गन ने लाल आंख वाली महिला और सफेद आंख वाली पुरुष के साथ संकर, गलत बात है, ये नहीं, इसे नहीं कराया था। मॉर्गन एक्स लिंग लक्षण को क्यों चुना, एक्स लिंग लक्षण को क्यों चुना पुनर्योजन के लिए, क्योंकि एक्स लिंग में 2 एक्स रहता है तो पुनर्योजन दर्शाएगा। वाई लिंग क्यों, वाई लिंग क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्स और वाई दोनों अलग अलग रहता है तो पुनर्योजन नहीं दर्शाएगा। एक्स लिंग क्यों लिया, क्योंकि इसमें एक्स और एक्स रहता है। समझ में आया। डैश और डैश बहुत कसकर जुड़े हुए थे, जिसकी में केवल 1.3% पुनर्योजन था। कौंची और कौंची था जो कि जोर से कसकर जुड़ा हुआ था और अलग नहीं हुआ, जिसमें पुनर्योजन सिर्फ 1.3% मतलब ना के बराबर। कौन जीव था, कौन लक्षण लिया था, तो एगो तो श्वेत और पीला। जब श्वेत और पीला मधुमक्खी मतलब फलमक्खी को साथ देखा, पीला श्वेत और पीला दोनों के बीच जब संकरण कराया तो दोनों क्या था, एक कसकर जुड़ा हुआ था, 1.3 पुनर्योजन दिखाता था। डैश और डैश फलमक्खी में, विंग मतलब फलमक्खी में 37.2 पुनर्योजन दिखाया। अभी 1.3 किस में था, श्वेत और पीला में। तो अब पूछ रहा है कि किस में और किस में 37.2 पुनर्योजन डाटा आया था, बताओ किस में था। श्वेत और लघु उत्तर, जो श्वेत था और लघु उत्तर था उस फलमक्खी में 37.2 पुनर्योजन दिखाया। ठीक। मॉर्गन का कौन सा छात्र था जिसने किस चीज को खोजा था, बताए थे इसका कहानी मस्त टाइप में। मॉर्गन का कौन सा छात्र था और किस चीज पे खोज किया था, तो मॉर्गन का एक छात्र था जिसका नाम था अल्फ्रेड एस्टुवेंट। क्या नाम था, अल्फ्रेड एस्टुवेंट, जिसने कि क्रोमोसोम का मैपिंग खोजा था कि उसका आकार कितना बड़ा और कितना छोटा रहेगा, सेंटी मॉर्गन जो दिया था। ठीक। अपने गुरु का नाम रोशन किया था। तुम लोग सेब खाएंगे, समझ में आया। अरे मॉर्गन भैया इमोशनल टच कर लेता है। मॉर्गन का छात्र सोचो क्या किया भाई साहब, गजब भैया। ठीक। डैश ने लिंकेज शब्द दिया, मॉर्गन ने लिंकेज शब्द दिया था। ठीक। अब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया से एक बार सिखाए थे भैया कि जीन ए और सी के बीच पुनर्योजन आवृत्ति 5 है और बी और सी के बीच 15% है, बी और डी के बीच 9% है, ए और बी के बीच 20% है, सी और डी के बीच 24% है, ए और डी के बीच 29% है। तो एक रेखीय गुणसूत्र पर इस जीन का क्रम क्या होगा, बताओ। मस्त क्वेश्चन, एक बार कराए थे तुम लोग, बढ़िया से उत्तर दिया था। देखो क्रम निकालना है ना,
तो सबसे पहले एगो ट्रिक बताए थे कि जिसमें ज़्यादा परसेंट रहेगा उसको और उसको लास्ट में लिख, शुरू और लास्ट में लिख देंगे। तो किसके किसके बीच सबसे ज़्यादा परसेंट है? देखो ए और डी के बीच सबसे ज़्यादा, मतलब शुरू में ए रहेगा और लास्ट में डी रहेगा। ए डी, ए और डी के बीच सबसे ज़्यादा दूरी है तो 29 है। अब सबसे इससे कम दूरी केकरा बीच है? 24, सी और डी के बीच 24, सी और डी तो कह नहीं सकते हैं कुछ। अच्छा, सी और डी मतलब कि इसके बाद यहाँ से यहाँ होगा ना, सी डी 24 है तो मतलब सी यहाँ ऐजा कुछ होगा इधर टाइप से। और अब तो एक एक बच गया ना, अब तो डी है तो मतलब बी ऐजा होगा। तो अब क्या होगा? ए सी बी डी, क्रम समझ में आया? ए सी बी डी, ये क्रम पूछ रहा था कि किस क्रम में जाएगा ए सी बी डी, कैसे किए? ठीक समझ में आया भाई? क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पहले ही कई बार कराए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है कि क्या कहता है पढ़ो। एक लक्षण को कई जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अभी बात पिछले चर्चा हुआ था कि एक लक्षण है और कई जीन को नियंत्रित कर रहा है वो लक्षण, तो क्या होगा उसका उत्तर? अब सही है, हाँ ये बात सही है। हम वो पूछ रहे थे, नाम पूछ रहे थे। अगला है क्वेश्चन, ऐसी घटना क्या कहलाता है, इसका क्या नाम है? अगर एक लक्षण है बहुत सारे जीन को कई जीन नियंत्रित कर रहा है तो क्या होगा? बहुजीनी वंशागति, बहुत सारे जीन को नियंत्रित करने वाला एक लक्षण बहुजीनी वंशागति, अंग्रेजी में पॉलीजेनिक वंशागति, इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी पॉलीजेनिक वंशागति पर्यावरण के से प्रभावित नहीं होता है, गलत बात है। पर्यावरण प्रभावित करता है। जैसे इसके उदाहरण में अगर बात करें मानव त्वचा का रंग या मानव हाइट का रंग, तो तुम्हारे पर्यावरण से डिसाइड होता है कि तुम्हारा त्वचा का रंग कैसा रहेगा। अगर तुम बहुत धूप में जा रहा है, बहुत गोरका गोरकी है, तो क्या होगा? थोड़ा कलर डाउन हो जाएगा। तो मतलब तुम्हारा पर्यावरण डिसाइड कर रहा है ना, पर्यावरण प्रभावित कर रहा है ना। तो यही बात है कि पॉलीजेनिक वंशागति पर्यावरण प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ कहता है नहीं होता है, तो गलत बात है। पॉलीजेनिक वंशागति के उदाहरण क्या है? अभी दो बताए थे। तो पॉलीजेनिक वंशागति के उदाहरण दो है। एगो बताए कि मानव त्वचा का रंग और एगो मानव की ऊंचाई, हाइट। तो मानव त्वचा का रंग, मानव ऊंचाई, समझ में आया? पॉलीजेनिक वंशागति हाइट से भी पर्यावरण से फर्क पड़े छे। अब कैसे जाने छो तो थ्योरी वाला क्लास में जानिए। जब एक एकल जीन कई लक्षण को नियंत्रित करता है तो इस घटना को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर एकल जीन कई लक्षण को निर्धारित करेगा, यहाँ देखो उल्टा था, यहाँ एक लक्षण था कई जीन था, यहाँ एक जीन है और कई लक्षण है, तो इसका क्या हो जाएगा? बहुप्रभाविता ना। बहुप्रभाविता में क्या था कि बहुत सारा लक्षण प्रभावित हो रहा था लेकिन जीन एक ही था। तो इसका उदाहरण बताओगे। अगला क्वेश्चन, तेसर क्वेश्चन यही है, पॉलीट्रॉपी का उदाहरण बताइए। ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहा जाता है। प्लियोट्रॉपी के उदाहरण क्या होगा? इसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुप्रभाविता को अंग्रेजी में कहते हैं प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी का उदाहरण क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग नहीं होता था, पढ़ाए थे डिटेल में, आनुवांशिक रोगों में बात आएगा। ठीक, यहाँ केकरा कोड करता था, कौन बदलता था? अगला क्वेश्चन से आएगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया जिस जीन है, आ गया, जिस जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है वह जीन का क्या नाम है और एंजाइम के लिए कोड करता है? वह जीन किस एंजाइम के लिए कोड करता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को कोड करता है। क्या होगा इसका उत्तर? फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो कि मतलब कि बहुप्रभाविता का उदाहरण था। मतलब बहुप्रभाविता का उदाहरण मतलब क्या होगा कि एक जीन था और कई लक्षण को प्रभावित कर रहा था। जैसे इसका लक्षण आगे पूछेगा तो बताएंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया जिस जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता था वह जीन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए कोड करता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया कई फिनोटाइपिक अभिव्यक्तियों में प्रकट होता है, उनके नाम दें। बताओ, अभी बताए थे ना लक्षण, वही
अब बताए नहीं थे, बताए थे लक्षण पूछेगा, पूछ दिया ना कि फिनाइल कीटोन्यूरिया का कौन सा लक्षण था। तो एक तो था मानसिक मंदता, फिर बाल का रंग खत्म होना और त्वचा का रंग खत्म होना, कम होना, खत्म नहीं होना, कम होना। ठीक, समझ में आया। आइए अगला टॉपिक इज खत्म, लिंग निर्धारण और उत्परिवर्तन टॉपिक में आते हैं। ठीक, विजिबल है ना, मतलब तुम लोग को दिख रहा है ना। अरे भैया थोड़ा सा सवाल करो। चलो, लिंग निर्धारण और परिवर्तन, अब उत्परिवर्तन। लिंग निर्धारण मतलब क्या होता है, समझ आ रहा है क्या होता है? लिंग का निर्धारण करना, ठीक, मतलब कि कौन सा लिंग है, नर है कि मादा है। और उत्परिवर्तन मतलब अचानक से बदलाव आ जाना किसी चीज में। आनुवंशिक के द्वारा लिंग निर्धारण के प्रारंभिक संकेत किन जीव के लिए प्रयोग से प्राप्त हुआ था? जो आनुवंशिकी में हम लोग पढ़े थे कि किन जीव पर प्रयोग करके निर्धारित किया गया था, तो कीट पर किया गया था। ठीक, किस पर? कीट पर, कीड़ा पर। डैश ने डैश वर्ष में एक्स गुणसूत्र का खोज किया था। किसने किस वर्ष में एक्स गुणसूत्र का खोज किया था? फ्लेमिंग ने वर्ष 1891 में एक्स गुणसूत्र की खोज की थी। क्या ना? फ्लेमिंग है रे, हमरा बोले फ्लेमिंग ने 1891 में एक्स गुणसूत्र की खोज की थी, ऐसा ही लग रहा है, बाद में देख लेना। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण डैश के समान है, मानव के समान है। ड्रोसोफिला और मानव दोनों का लिंग निर्धारण समान ही होता है क्योंकि मानव में भी एक्स एक्स और एक्स वाई होता है, उसमें भी होता है। एक्स जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण के उदाहरण बताओ। ये चुपचाप यहाँ सुनो ना, एक्स जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण का उदाहरण बताओ। बताओ, टिड्डा, टिड्डा था इसका, ठीक ना। एक्स जीरो प्रकार का लिंग, एक्स जीरो मतलब कि खाली एक्स से था, उसमें एगो और तो कोई नहीं था, तो क्या हो जाएगा, टिड्डा। एक्स जीरो प्रकार में शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि अंडों में केवल ऑटोसोमल। अरे यार क्या बात कर रहे, गलत बात है। कह रहा है कि एक्स शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होता है, एक्स जीरो होता है शुक्राणु में, अंडों में केवल ऑटोसोमल, ऑटोसोमल तो होबे नहीं करता है, खाली एक्स एक्स रहता है। ठीक, तो ये गलत बात हो गया, सही बात बता दिए तुमको। जेड डब्ल्यू किस में मौजूद होता है? पक्षी में। किस में? पक्षी में। एक्स जीरो, अबे सॉरी, जेड जेड जीरो किस में उपस्थित होता है? तितली में। किस में? तितली उड़ी, हाँ तितली देखली ने पकड़े लगे छै ना, तो तितली में देखल कौन रहे ओकरा में? जेड जेड जीरो, जेड ओ, समझ में लो। अब ओ का भी शायद गलत हो, तो एक्स वाई किस में मौजूद होता है? मानव ड्रोसोफिला में। नर विषम युग्मता क्या है? नर विषम युग्मता मतलब कि नर भिन्न प्रकार के युग्मक बने थे। ठीक, नर विभिन्न प्रकार के होते हैं, नर विषम। मादा विषम युग्मता मतलब मादा विभिन्न प्रकार के युग्मक होते हैं। जैसे अगर एक उदाहरण, अच्छा आगे पूछते होता बता दो। जेड डब्ल्यू और जेड जीरो प्रकार में महिला विषम युग्मता होता है, सही बात है। जेड डब्ल्यू प्रकार में अक्षरों द्वारा महिला और पुरुष लिंग गुणसूत्र के प्रतिनिधित्व कैसे है? देखो क्वेश्चन आ गया, कहै कि जेड डब्ल्यू प्रकार में कौन अक्षर और पुरुष में कौन अक्षर? तो पुरुष में रहे छै जेड जेड और महिला में रहे छै जेड डब्ल्यू। तो यहाँ पर लिंग के निर्धारण के करे छै, पुरुष की महिला? अब महिला, कियाकि जेड डब्ल्यू तो महिला के छिए ना, आ पुरुष के जेड जेड। ई केकरा में रहे? पक्षी में। अरे यार पक्षीए में होले, पक्षी का अगर पुरुष रहते तो जेड जेड आ महिला रहते तो जेड डब्ल्यू। देख ले भैया, दबा दिल के पुरुष जाति के रे, कहीं वो तो शुरुए से दबाना है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को डायग्राम 2 में दिखाया। अरे भैया, कोशिका विभाजन एक्स और वाई, अच्छा ए और बी के लिंग पहचान के, मतलब जहाँ पर जो चित्र दिल है ओकरा में पहचान करे छै कि यहाँ एक्स और यहाँ वाई के की नाम हेतै। एनसीईआरटी के अगर डायग्राम देखने छी तब, नहीं बेहोश में देखने हेबै तो पता नहीं हेतै की हेतै। एक्स के जगह पर की नाम हेतै, वाई के जगह पर की नाम हेतै, ए के जगह पर की नाम हेतै, बी के जगह पर की नाम, बता भैया। एक्स के जगह पर अतै कि कौन विभाजन हो रहा है। अगर 32 से 16 16 बन रहा है तो मतलब समसूत्र, अब अर्धसूत्री, अर्धसूत्री हम, अरे श्याम होते तो समसूत्री, यहाँ श्याम नहीं हो रहा है, यहाँ आधा हो रहा है तो अर्धसूत्री होते ना।
समझ में आइल। 32 से 16 16 बनि रहल छै तऽ अर्धसूत्री विभाजन होइले, आ 16 से 16 बनि रहल छै तऽ समसूत्री विभाजन होइले। तऽ एक्स पर कोन चीज हो जेतै, अर्धसूत्री, आ वाई पर समसूत्री। अब ए और बी के नाम, ए के नाम बताओ और बी के नाम बताओ, बताओ भैया। अच्छा नहीं पता छै, हमें बता दै छियै। अगर 16 गुणसूत्र छै तऽ नर होते, अगर 32 गुणसूत्र छै तऽ मादा हेतै। नहीं उल्टा खेल नहीं चले रहे, हम दादा कुमार हम पोती मांगे छी, बतेने नहीं रही। ऐजा हो सके क्वेश्चन नहीं तो मादा मधुमक्खी में डैश गुणसूत्र होते हैं, मादा मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं, 32 गुणसूत्र। अभी ये तो बतेलिए जी सर, दीदी गुणसूत्र छे। मधुमक्खी के पिता और पुत्र नहीं होते हैं, बिल्कुल मधुमक्खी के पिता और पुत्र नहीं है, लेकिन दादा और पोता है। अरे वाह भैया, खिस्सा सही हो, अरे गाना सही हो गया ना, गीत सही हो गया। करने रही यार, क्वेश्चन बोला गया। डैश लिंग निर्धारण प्रणाली मधुमक्खी में काम करता है, तो कौन लिंग निर्धारण प्रणाली मधुमक्खी में काम करे छे? वही में बतने रहे एनसीईआरटी में, अगुणित द्विगुणित प्रणाली मधुमक्खी में काम करे छे। मधुमक्खी में नर डैश के माध्यम से बनते हैं, मधुमक्खी में नर कौन चीज के माध्यम से बने रहे, अनिषेक जनन के माध्यम से। कौन चीज के माध्यम से, अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से। ठीक, डैश और डैश मधुमक्खी द्विगुणित के रूप में होते हैं। तो द्विगुणित के रूप में कौन मधुमक्खी रहे छे, एगो रहे छे रानी मधुमक्खी और कामगार मधुमक्खी, क्यून और वर्कर। समझ में आइलो, द्विगुणित के रूप में होते हैं। समझ में आइलो ये बात। एनसीईआरटी की लाइन यार, मधुमक्खी की दादी दादी होते हैं, दादा दादी होते हैं, और उनके पोते भी हो सकते हैं। बिल्कुल भैया सही बात है। क्रोमोसोम विपथन आमतौर पर डैश कोशिका में देखे जाते हैं, क्रोमोसोम विपथन कौन कोशिका में देखल जाए छे, क्रोमोसोम विपथन किन कोशिका में देखे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखिए, 85 कैंसर आ गया यार, तब बुला गलिए कि क्रोमोसोम विपथन कौन कोशिका में हो छे, कैंसर के कोशिका में। हमें दोसर चीज याद कर लियो यार। चल, क्रोमोसोम विपथन कैंसर कोशिका में, भूले के बात छै ही नहीं, गलती हो भैया, भूले दुश्मन छिए। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होने वाला बीमारी कौन सा है, बताओ। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होने वाला बीमारी, यो बोला सिकल सेल एनीमिया। ठीक, दात्र कोशिका और रक्तता है। ठीक, समझ में आइला। यूवी किरण उत्परिवर्तन के कारण बनते हैं, बिल्कुल यूवी किरण उत्परिवर्तन के कारण बनते हैं, सही बात है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक, चलिए आगे बढ़। आनुवंशिक विकार का सबसे पहला क्वेश्चन है कि आनुवंशिक विकार की दो श्रेणी के नाम लिखिए। आनुवंशिक विकार का दो श्रेणी क्या है, बताओ। बताओ भैया, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, गजब विद्यार्थी हो यार। आनुवंशिक विकार को दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी है मेंडलीय विकार, दूसरा श्रेणी है, अब किताब में लिख दिए यार, गजब भैया। मतलब मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार, आनुवंशिक श्रेणी को दो भाग में बांटा गया है, मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार। आनुवंशिक विकार को दो श्रेणी में बांटा गया है, मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार। एनसीईआरटी में 6 में दिए गए मेंडलीय विकार के नाम लिखिए। एनसीईआरटी में 6 गो मेंडलीय विकार दिया गया है, सबका नाम बताना है। तो बताओ भाई, पढ़ के तो आए हो तो बताओ। क्या 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 पढ़ के आए हो भाई तुम, गजब गजब बकैतीबाज आदमी हो यार। अच्छा हम बताते हैं, हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक, 6 गो हुआ। दो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव विकार के उदाहरण बताइए। रिसेसिव विकार मतलब कि दो गो जो एक्स लिंक्ड अप्रभावी रोग है, वो उसका नाम बताना है। क्या है नाम, हीमोफीलिया और वर्णांधता। 3 गो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव विकार का नाम लिखाना है। हम 4 गो लिखाए थे, यहाँ 3 गो पूछ रहा है, बताओ। ऑटोसोमल मतलब कि अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी रोग, अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी रोग बताओ। क्या होगा अप्रभावी, अप्रभावी लोग में आता है
सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। ठीक, तीन को पूछ रहा था, तीन को बता दिए। माइटोनिक डिस्ट्रॉफी एक ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड प्रभावी या रिसेसिव विशेषता है, क्या है बताओ इसका उत्तर। ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड या फिर प्रभावी या रिसेसिव, दोनों में से कोनो एक चूज करना होता है। ऑटोसोमल, प्रभावी या रिसेसिव। इसमें ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड, इसमें प्रभावी या रिसेसिव बताओ। इसमें ऑटोसोमल, इसमें प्रभावी या रिसेसिव, प्रभावी। ठीक, तो माइटोनिक डिस्ट्रॉफी एक ऑटोसोमल प्रभावी विशेषता है। मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त संकेतन डायग्राम 3 में दिए गए हैं। ए से आई तक प्रतीक क्या दर्शाता है। तीन गो अब एगो डायग्राम 3 में प्रतीक दिया गया है, उस प्रतीक को पहचान है। तो मोतियाबी में नहीं हुआ है तो यहाँ देख सकता है कि ये डायग्राम 3 है, इसमें प्रतीक जो है इसका नाम बताना है। बताओ भाई बहनों। ए का क्या नाम होगा, नर, बी का मादा, सी का लिंग निर्धारित नहीं, डी का 5 प्रभावहीन संतति, ई का संक्रमित व्यक्ति, एफ का मैथुन, ठीक, जी का रिश्तेदारों के बीच मैथुन, एच का जनक और संतति के बीच, जनक और संतति, आई का जनक और संतति का प्रभावित, जनक ऐसे है, संतति प्रभावित है। समझ में, एनसीईआरटी ऐसे लिखता है। आइए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी पढ़े हैं। डायग्राम 3 में एच में आयताकार के रूप में प्रदर्शित संतान का जन्म वृत्त से पहले हुआ था, सही बात या गलत बात बताओ। 94। अब डायग्राम 3 का एच में कहता है कि आयताकार जो है उसका जन्म वृत्त से पहले हुआ। अब नहीं होगा यार, पहले यह न जन्मेगा तब नहीं यह जन्मेगा, तो गलत बात है ना। कह रहा है कि पहले होगा तो कहता है कि नहीं गलत है यार, पहले कैसे होगा, तो गलत हो जाएगा। यानी कि आयताकार के रूप में प्रदर्शित संतान का जन्म वृत्त से पहले नहीं हुआ था। अगर ये रहता तब सही होता, लेकिन है नहीं तो गलत हो जाएगा। वर्णांधता से पीड़ित रोग डैश और डैश रंग में अंतर नहीं कर पाता है। जो लोग वर्णांधता से पीड़ित होता है वो किस चीज में रंग नहीं बता पाता है, कौन कौन रंग में अंतर नहीं बता पाता है बताओ। लाल और हरा, ठीक, किस किस में, लाल और हरा में। वर्णांधता किस गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण होता है। वर्णांधता कौन गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है, एक्स गुणसूत्र में। यार अभी तो बताए थे वर्णांधता और हीमोफीलिया एक्स गुणसूत्र का अप्रभावी रोग है, नहीं बताए थे यार, क्या गजब यार। चलो अगला क्वेश्चन। कहाँ था रे, यहाँ कलर ब्लाइंडनेस डैश % पुरुष में और डैश % महिला में। कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी को हुआ है तो कितना % पुरुष में होगा और कितना % महिला में। भैया गजब यार, एनसीईआरटी का डाटा है, डाटा आंकड़ा एनसीईआरटी में दिया। ये भैया डांस क्या कर रहे हो। एनसीईआरटी का डाटा है कि कलर ब्लाइंडनेस 8% पुरुष और 0.4% महिला में होता है। बताओ की पर क्या आया है तुम लोग, एगो डाटा याद नहीं है सिंपल सा। तो 8% पुरुष में होगा और 0.4%, मतलब यहाँ भी पुरुष समाज को ही पकड़ाया है भाई। मतलब 8% महिला पुरुष अगर का मृत्यु होगा तो ब्लड ब्लाइंडनेस होगा तो 0.4% महिला होगा, 1% भी नहीं, 0.4%। मतलब तुम लोग थोड़ा होके घूमते हो भाई, हम लोग डुबक के घूमते हैं कलर ब्लाइंडनेस की स्थिति में ना। देखो देख लो भाई, देख लो, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। यदि कोई वर्णांध महिला किसी ऐसे पुरुष से विवाह करती है, अच्छा भैया, जिसकी माता भी वर्णांध थी, आहा, तो उसकी संतान की वर्णांधता होने की संभावना बताइए। दोस्तों भाइयों बहनों बताइए। देखिए या तो 25 हेतै या तो 50 या तो 100, यह कुछ हो सके छै ना। बताओ संभावना बतबे में जैते यह होते, बताओ। चल तीनों ऑप्शन दे दीजिए।
कहै छै कि अगर कोई महिला कोई जे पुरुष से विवाह कर लेके, पुरुष के माय भी वर्णांध रहे तो ओकर अगला संतान वर्णांध होय के की संभावना छै? 50%, 100%, 25%, 200%, कते? 100% संभावना छै कि ओकर संतान भी वर्णांध होते। हीमोफीलिया में क्या प्रभावित होता है? हीमोफीलिया में कौन चीज होय छै? हीमोफीलिया छियै कौन चीज? की होय छै हीमोफीलिया अगर केकरो हो गेलै त? खून नहीं जमता है। अगर केकरो हीमोफीलिया हो गेलै तो ओकरा की हेतै? खून नहीं जमै छै। 100% की पारिवारिक 10% की पारिवारिक वंशावली कई हीमोफिलिक वंशजों को दर्शाता है। कौन ऐसा आदमी रहिए या महिला रही या के रहिए जेकर की पारिवारिक वंशावली कई हीमोफिलिक वंशजों के दर्शावे रहे? बहुत फेमस आदमी छिए, नाम सुनने भी बहुत बार। अरे यार ये डांस कर रहा है। बता। अबे महारानी विक्टोरिया, नाम सुनने रही ना? महारानी विक्टोरिया के पूरा वंशावलिये रहे कोई का हीमोफीलिया से ग्रसित। महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया का वाहक नहीं थी। यह क्वेश्चन ऊपर में, यह क्वेश्चन नीचे में। महारानी विक्टोरिया वाहक के रहे तो मतलब ये क्वेश्चन के उत्तर गलत। HbA या HbS, अरे HbA HbS सिकल सेल एनीमिया का एक रोगग्रस्त फिनोटाइप है। बताओ की छिए कि नहीं? अरे गलत यार भैया। HbA HbS वाला तो सिकल सेल एनीमिया होबे नहीं करते, वो सिंपल आदमी को होते। जरा में HbS HbS रहते ओकरा सिकल सेल एनीमिया हो जेते। ठीक, यानी कि अगर गलत। अफ्रीका में किस बीमारी के खिलाफ जीवित रहने के लिए के लाभ देने के कारण सिकल सेल विशेषता बनी हुई है? बताओ कौन बीमारी के लिए सिकल सेल एनीमिया के नहीं हटायल जा रहा है वहां पर बनल है अफ्रीका में? मलेरिया। कौन बीमारी? मलेरिया। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की अल्फा या बीटा, ये दोनों में से कौन? अल्फा या बीटा स्थिति के किस स्थान पर डैश और डैश का प्रतिस्थापन होता है? बताओ। उत्तर तो पता नहीं होगा, हम बताते हैं। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन का बीटा स्थिति के 6वें स्थान पर और वेलिन द्वारा ग्लूटामिड का प्रतिस्थापन होता है। ठीक, समझ में आया कि अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो उसके बीटा स्थिति में, बीटा जहाँ पर स्थित होगा बीटा शीट संरचना, उस पे 6ठे स्थान पर, किस स्थान पर? 6ठे स्थान पर वेलिन बन के जगह ग्लूटामिड का प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक, वेलिन क्या है? कोड करने वाला चीज का नाम। समझ में आया भैया? अरे भैया यार गजब, क्या आदमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छठा कोडोन यानी कि GAG या डैश में परिवर्तित हो जाता है जो सिकल सेल एनीमिया का कारण बनता है। तो छठा कोडोन जो GAG है ये कौन चीज में परिवर्तित हो जाता है सिकल सेल बनता है? कुछ एक को आंसर पता है तुम लोग? मतलब जाहिलपना की भी हद होता है। बता। यह बताए थे कि वहाँ गए थे न, आया था न तब बढ़िया लगा था देखने में, बस टिक मार दिए। ये क्वेश्चन से मेरा पुराना रिश्ता है, इसलिए अब इसको भूलेंगे, दुश्मन बन गया मेरा। छठा कोडोन GAG के जगह पर GUG में परिवर्तित हो जाता है जो सिकल सेल एनीमिया का कारण बनता है। समझ में आया? भूलेगा? भूल तो जेबे करेगा, नहीं भूलना, कोशिश करना। उच्च या निम्न, दोनों में से कौन? उच्च या निम्न ऑक्सीजन तनाव के तहत उत्परिवर्ती हीमोग्लोबिन अणु डैश से गुजरता है जिससे RBC के आकार में डैश में परिवर्तन होता है। यार बता आंसर क्या होगा? निम्न ऑक्सीजन तनाव के तहत उत्परिवर्ती हीमोग्लोबिन अणु बहुलीकरण से गुजरता है जिससे RBC, किसका? RBC के आकार में सिकल में परिवर्तन हो जाता है या फिर हंसियाकार हो जाता है RBC का आकार। ठीक, वैसे RBC का आकार गोल रहता है, लेकिन जिसको तो ये बीमारी हो जाता है उसके RBC का आकार सिकल हंसियाकार, हंसुआ के आकार का हो जाता है ना। कितने बढ़िया से होता है। भैया मतलब क्या बताएं यार। फिनाइल कीटोन यूरिया में डैश को डैश में परिवर्तित नहीं किया जाता है। जिस व्यक्ति को फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाता है उसका कौन सा अमीनो अम्ल कोड करके गलत अमीनो अम्ल कोड हो जाता है? मतलब अगर कोड कुछ करना था हो कुछ जाता है तो क्या होता है?
तो फिनाइल कीटोन यूरिया में फेनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं बदल पाता है। इसके कारण हो जाता है फिनाइल कीटोन यूरिया। अरे यार समझाना नहीं रहता है, आंसर देना होता है। फिनाइल कीटोन यूरिया को फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन में नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप फिनाइल एलेनिन फिर फिनाइल पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, परिणाम स्वरूप क्या होता है, फिनाइल एलेनिन फिर फिनाइल पायरुवेट में बदल जाता है। देखो फिनाइल कीटोन यूरिया जिसको हुआ है, जिसको पीकेयू रोग हुआ है, उस व्यक्ति में क्या होगा, फिनाइल एलेनिन के जगह टायरोसिन नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, फिनाइल पायरुवेट बन जाएगा। ठीक, जो कि मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है, तो मूत्र के माध्यम से फिनाइल पायरुवेट और अन्य व्युत्पन्न पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। थैलेसीमिया में असमान अब फिनाइल कीटोन यूरिया के लक्षण, मानसिक मंदता। थैलेसीमिया में समान हीमोग्लोबिन अणु बनते हैं, सही या गलत, सही बात है। थैलेसीमिया में क्या होता है, एक समान अणु बन जाता है। थैलेसीमिया की विशेषता या लक्षण क्या है, थैलेसीमिया की विशेषता या लक्षण क्या है, रक्त अल्पता या एनीमिया जिसको कहा जाता है। जी बिल्कुल, एनसीईआरटी पढ़िए। आपको लग रहा है कि असमान है तो असमान नहीं होगा, थोड़ा दीदी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। थैलेसीमिया की विशेषता क्या है या लक्षण क्या है, बताओ, अभी बताए थे। भैया हो गया मोय मोय। थैलेसीमिया की विशेषता या लक्षण अभी बताए थे, एनीमिया या रक्त अल्पता है। बताओ भैया, ना बताए थे, क्या कर रहे हैं मर जाए, मतलब कैसे यार। मुख्य कारण जो वास्तव में थैलेसीमिया का कारण बनता है, बताओ भैया, थैलेसीमिया का वह मुख्य कारण जो वास्तव में बनता है। अरे यार, ग्लोबुलिन चेन के विश्लेषण की दर में कमी। क्या, ग्लोबुलिन चेन के विश्लेषण की दर में कमी, संश्लेषण की दर में कमी, विश्लेषण बोल दिलिए गुस्ताखी माफ करे जनाब। ठीक, मुख्य कारण जो वास्तव में थैलेसीमिया का कारण बनता है, तो ग्लोबुलिन चेन में विस्थापन संश्लेषण की दर में कमी आ जाता है, तो थैलेसीमिया का कारण बन जाता है। समझ में आया भैया, आइए आगे बढ़ते हैं। भैया का चित्र उत्र दिया है, क्या मार रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम डैश पर जीन डैश और डैश द्वारा नियंत्रित होता है। जिस व्यक्ति को अल्फा थैलेसीमिया हो जाए तो उसमें पर कौन से जीन पर होगा, कौन सा क्रोमोसोम पर होगा, तो 16वें पर क्रोमोसोम पर जीन कौन सा होगा, HBA1 और HBA2। अगर किसी को अल्फा थैलेसीमिया हुआ है तो 16वें जीन पर होगा, और HBA1 और HBA2 नियंत्रित करेगा। ठीक, समझ में आया। बीटा थैलेसीमिया अगर जिसको हो गया तो उसका गुणसूत्र रहेगा 11वां, और जीन का नाम रहेगा HB और B। ठीक, HBB। तो बीटा थैलेसीमिया गुणसूत्र 11 पर जीन HBB द्वारा नियंत्रित होता है। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में क्या अंतर है, तो जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया हो जाएगा उसको कहा जाता है मात्रात्मक समस्या। ठीक, आज जिसको सिकल सेल एनीमिया होगा वो उसमें गुणात्मक समस्या होगा। समझ में आया भैया। तो थैलेसीमिया में मात्रात्मक समस्या होता है और सिकल सेल एनीमिया में गुणात्मक समस्या होता है। समझ में आया जाहिल। थैलेसीमिया में क्या होगा, मात्रात्मक समस्या, और सिकल सेल एनीमिया में गुणात्मक समस्या। कहता है कि एन्यूप्लॉइडी क्या है, एन्यूप्लॉइडी क्या है, बताओ। एन्यूप्लॉइडी क्या है, एन्यूप्लॉइडी क्या है, नहीं पता है यार। एन्यूप्लॉइडी जब समजात गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं होता है, ज्यादा बन जाता है और अलग नहीं हो पाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या है, जब समजात गुणसूत्र जब केंद्रक का विभाजन होगा लेकिन कोशिका द्रव में विभाजन नहीं होगा, यानी कि 2 कोशिका अवस्था से, जैसे मान लो ये केंद्रक था,
इसमें विभाजन हुआ, ढेरी केंद्रक बनेगा तो ई टूट करके अलग बनेगा, अलग अलग बनता है, अलग अलग कोशिका बन जाएगा सबको। लेकिन अगर अलग अलग कोशिका नहीं बन रहा है, एक ही में ढेरी एक एक कोशिका में सब केंद्रक है, मतलब कोशिका द्रव का विभाजन नहीं हुआ, तो क्या बोले, केंद्रक का विभाजन हुआ, कोशिका द्रव का विभाजन उसके बाद होना चाहिए नियमतः, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, तब जाके इसको कहा जाता है बहुगुणिता या पॉलीप्लाइडी। ठीक, बहुगुणिता या पॉलीप्लाइडी। कहता है कि बहुगुणिता अवस्था अक्सर पौधे या जानवर किस में देखा जाता है, तो पौधे में देखा जाता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को देखने वाला एक प्रतिनिधि आंकड़ा डायग्राम 4 में दिखाया गया है, ए से एच तक नामांकित करें। जी तथा जी क्या दर्शाता है, चलो बताओ। ई व्यक्ति में सबका नामकरण करना है। जैसे ए क्या है, ए में सिर, अरे जोर से बोलो यार। एक ए में क्या होगा, सिर चपटा। ठीक, सिर कैसा है, चपटा, चौड़ा यार, चौड़ा चपटा सिर। ठीक, सही बात है। ए में क्या होगा, चौड़ा चपटा सिर। ठीक, और बी में हाथ में क्रीज, उंगली में ऐसे करके, सी में, डी में अब यार क्या सब, हाथ, अब खुला मुंह, ई में खुला मुंह, ऐप में हृदय रोग। ठीक, चलो इन्हें बनाएंगे, अब एनसीईआरटी से देख लेना। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बताओ। तुम लोग को तो कुछ पता ना है यार। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक गुणसूत्र का संख्या बढ़ जाता है या घट जाता है, तो इसमें बढ़ जाता है गुणसूत्र की संख्या, तो 21वें गुणसूत्र पर त्रिसूत्रता हो जाता है। 21वें गुणसूत्र पर त्रिसूत्रता, 21वें गुणसूत्र पर त्रिसूत्र। ठीक, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें गुणसूत्र पर त्रिसूत्रता, मतलब कि वैसे तो 2 ही सूत्र रहता है, 2 गो रहता है, लेकिन 21वें गुणसूत्र पर यहाँ पर 3 गो बन जाता है, यानी कि एक्स एक्स वाई होता है। होना कितना चाहिए एक्स वाई, लेकिन हो कितना जाता है एक्स एक्स वाई। समझ में आया। इस विकार को पहली बार किसने और किस वर्ष में खोजा था, वर्णित किया था। इस विकार को सबसे पहले लैंगडन डाउन ने 1866 में वर्णित किया गया था। डाउन सिंड्रोम में समजात हृदय रोग देखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संरचना के कारण आनुवंशिक विकार वाले व्यक्ति के चित्रात्मक निरूपण डायग्राम 5 में दिया गया है। ए और बी नामांकित करें, इसका नामांकित कर देना। ठीक, क्लाइनफिल्टर और डाउन सिंड्रोम कैरियोटाइप क्या है, क्लाइनफिल्टर में कौन सा कैरियोटाइप होगा, क्लाइनफिल्टर में हो जाएगा एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाता है, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, क्लाइनफिल्टर में देख लो एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो एक्स एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, मतलब इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 46 के जगह 47। समझ में आया। हम टोटल में बताए, टोटल में कितना होता है। और क्या पूछा था, टर्नल सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम में एक घट जाता है, टर्नल सिंड्रोम में एक घट जाता है, मतलब कि एक्स वाई के जगह 0 हो जाता है, घट जाता है, तो क्या होगा जाएगा 46 के जगह 45। समझ में आया। अबे समझ में कब आएगा तुम लोग को भाई, आ बताओ। डाउन सिंड्रोम की विशेषता बताओ। डाउन सिंड्रोम की यही विशेषता है कि हाथ चौड़ा हो जाएगा, खुला मुंह रहेगा, सिर चपटा रहेगा, मानसिक संदमन होगा, शारीरिक विकास का मंद हो जाएगा, ये सब लक्षण है इसका। ठीक, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का लक्षण क्या है, गायनेकोमास्टिया हो जाएगा, मतलब कि महिला लैंगिक लक्षण कुछ दिखेगा, और बांझ रहेगा वो व्यक्ति, और कई सारा लक्षण है याद नहीं। मर्दाना विशेषता उसमें दिखेगा। टर्नल सिंड्रोम की विशेषता बताना है। टर्नल सिंड्रोम में क्या होता है, अबे ई बलाल का विशेषता इसमें बता दिए यार, क्लाइनफिल्टर का फिर से बताते हैं। इसमें मर्दाना विशेषता होगा और कई सारा लक्षण होगा यार।
टर्नर सिंड्रोम का विशेषता है अल्प विकसित अंडाशय, द्वितीयक यौन लक्षण की कमी, बांझ, छोटा कद। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का विशेषता है समग्र मर्दाना विकास, गायनेकोमास्टिया, बांझ, लंबा कद। ठीक, ओके। तो आप लोग को करना क्या है कि अब हम लोग एनसीईआरटी को पूरा क्वेश्चन के हिसाब से रिवीजन कर चुके हैं। देखिए, पूरा तरीका से रिवीजन कहीं से नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको इस क्लास को करने के बाद एनसीईआरटी को अच्छे तरीका से रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। और जितने भी पीवाईक्यू है उसको लगाना है, तो आपका चैप्टर कह सकते हैं कि रिवीजन कंप्लीट हो गया। तो जब हम क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो आप लोग जवाब दिया कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।